Hello children, today we shall start our chapter The Iron Age Civilization with the topic Political Condition, Rajnitik Sthiti. Let's start. Rigveda mentions Rajas who were different from the later Vedic kings. ऋग्वेद राजाओं के बारे में बताता है जो बाद वाले वैदिक जो राजा थे उनसे बिल्कुल अलग थे. They neither had capitals, cities, palaces और armies nor they collected taxes. ये जो राजा थे नहीं इनकी राजधानियाँ थी, नहीं शहर थे, न महल थे या न ही सेनाएं थी और न ही ये किसी प्रकार का कर इकट्ठा करते थे. किंगशिप वाज नॉट ऑन हेरिडिटरी बेसिस. राज सत्ता जो थी, राजा बनने का जो अधिकार था वो वंशानुगत नहीं था, वो वंश पर आधारित नहीं था. बट इन द later Vedic period there were a number of small and big kingdoms where kingship was hereditary. लेकिन बाद वाले जो वैदिक युग था उसमें बहुत से छोटे और बड़े साम्राज्य थे जहाँ पर राज सत्ता वंशानुगत थी, राजा वंश के अनुसार बनता था. किंग ऑफ ए स्मॉल किंगडम वाज कॉल्ड ए राजा. एक छोटे साम्राज्य का राजा जो होता था उसे राजा कहा जाता था. ए सम्राट और महाराजा कंट्रोल्ड ए लार्ज किंगडम नोन एज ए राष्ट्र. एक सम्राट या महाराजा एक बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण करता था जिसे राष्ट्र के नाम से जाना जाता था. द किंग वाज असिस्टेड बाय पुरोहित, प्रीस्ट, मंत्री, मिनिस्टर, सेनानी, कमांडर ऑफ आर्मी एंड ग्रामीणी, हेडमैन ऑफ द विलेज. राजा जो था उसकी मदद की जाती थी पुजारी के द्वारा, मंत्री के द्वारा, सेनानी के द्वारा, ग्रामीण जो कि गांव का मुखिया होता है उसके द्वारा. द किंग कंसल्टेड द सभा एंड समिति फॉर इम्पोर्टेंट मैटर. राजा जो था महत्वपूर्ण मामलों के लिए सभा या समिति से सलाह मशवरा लेता था, परामर्श लेता था. द सभा वाज ए स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स एंड द समिति वाज द असेंबली दैट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग. सभा में तो गांव के जो बड़े लोग होते हैं उनको चुना जाता था और उन्हीं से सभा बनती थी. समिति में क्या होता था कि समिति भी एक सभा ही होती थी. जो भी नीतियाँ बनाई जाती थी उसके लिए समिति जिम्मेदार होती थी. किसी भी प्रकार की नीति अगर बनाई जाए तो वो समिति ही बनाती थी. द पावर ऑफ द किंग्स इंक्रीज्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड. राजाओं की जो शक्ति थी वो बाद वाले वैदिक युग में बढ़ गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. दे परफॉर्म राजस्यु, अश्वमेधा, यजनास, हॉर्स सैक्रिफाइस. उन्होंने राजस्यु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए. द राजस्यु sacrifice was performed by the king to gain supreme power and the Ashwamedha was for declaring his power over a vast territory. राजस्व जो बलिदान था वो राजा द्वारा किया जाता था अपनी सुप्रीम सबसे बड़ी ताकत प्राप्त करने के लिए. और जो अश्वमेध यज्ञ जो था उसमें राजा एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार, अपनी ताकत दिखाने के लिए करता था. अश्वमेध में वो ये डिक्लेयर कर देता था कि इस जितना भी बड़ा एरिया है, जो भी ये बड़ी टेरिटरी है उस पर अब उसी की ताकत रहेगी. The increase in the power of the kings resulted in decrease in the power of सभा and समिति. जब राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हो गई उसका परिणाम ये निकला
कि पहले जो सभा और समिति की जो शक्तियाँ थी वो बिल्कुल कम हो गई। अब सभा और समिति की इतनी वैल्यू नहीं रही जितनी कि राजा की थी। नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन। सामाजिक स्थिति उस समय क्या थी वो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज द फैमिली। समाज की जो मुख्य इकाई थी वो था परिवार, यानी परिवार समाज की मुख्य इकाई थी। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द ज्वाइंट फैमिली। संयुक्त परिवार में जो परिवार का सबसे बड़ा उम्र में जो सबसे ज़्यादा एज का एल्डेस्ट मेंबर होता है वही हेड होता था। ही वॉज नोन एज गृहपति। उस हेडमैन को गृहपति कहा जाता था। वुमेन वर हेल्ड इन ग्रेट रेस्पेक्ट। उस समय महिलाओं को बड़ा ज़्यादा सम्मान था, बहुत उनका आदर किया जाता था। दे वर एजुकेटेड। वो बड़ी ही शिक्षित महिलाएं थीं। वुमेन लाइक अपाला एंड घोषा इवन कंपोज्ड हाइम्स। महिलाएं अपाला और घोषा जैसी महिलाओं ने तो मंत्रों की भी रचना की। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वॉज एसेंशियल इन ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज। पत्नी की भागीदारी हर प्रकार के धार्मिक समारोह में, उत्सव में जरूरी होती थी। द सोशल इविल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वर अननोन इन द early Vedic period, but they gained importance in the later Vedic period as the status of a woman declined. सामाजिक कुप्रथाएं, बुराइयां जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह उस समय अर्ली वैदिक पीरियड में इनको कोई नहीं जानता था, ये उस समय नहीं थी ये कुप्रथाएं। लेकिन बाद वाला जो वैदिक युग था उसमें ये कुप्रथाओं ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया, ये बहुत ज़्यादा फैल गई और जो महिलाओं का जो स्तर था वो कम हो गया, महिलाओं का स्टेटस नीचे चला गया। नेक्स्ट, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। सोसाइटी जो थी, समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण्स लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर्स एंड क्षत्रियास प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म। ब्राह्मण जो थे सभी धार्मिक जो मामले होते थे उनकी देखभाल करते थे, और जो क्षत्रिय होते थे वो लोगों को भारी और आंतरिक जो नुकसान होता है उससे बचाते थे। द वैश्याज वर द कल्टिवेटर एंड क्राफ्टमैन। वैश्य जो लोग थे वो कृषक या हस्तकार थे। द शूद्राज वर लेबरर्स हु सर्व द अबव 3 क्लासेस। शूद्र जो थे वो मजदूर होते थे, वो नौकर होते थे, वो इन जो 3 ऊपर की जो वर्ग दिए वर्ण दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी ये सेवा किया करते थे, ये काम शूद्रों का होता था। द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्नास हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन। अलग अलग वर्ण के जो लोग थे उनको स्वतंत्रता थी कि वो किसी के साथ भी घुल मिल सकते हैं, किसी के भी साथ शादी कर सकते हैं या फिर अपना व्यवसाय चेंज कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड द वर्ना सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड वेरी रिजिड। लेकिन बाद वाला जो वैदिक युग था उसमें बाद वाले वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण जो प्रथा थी वो वंशानुगत हो गई और बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गई थी। नो वन कैन चेंज द ऑक्यूपेशन ऑन द वर्ण। कोई भी अपना व्यवसाय या वर्ण नहीं बदल सकता था। बट देर वर मैनी एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल
economic differences were not very sharp. Even the influence of the priest was limited. लेकिन बहुत से उत्तर पूर्व में ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक जो अंतर थे वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं थे, इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे। बावजूद पुजारियों का जो प्रभाव था वो भी सीमित था, यानी पुजारी भी ज़्यादा दबदबा नहीं दिखा सकते थे कुछ क्षेत्रों में। द उपनिषद्स divided man's life into 4 ashrams of 25 years each. उपनिषद में भी मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है और हर आश्रम 25 साल का है। A man had to spend the first 25 years of his life in a gurukul where he learned the art of life and religion. एक मनुष्य को अपने शुरुआती 25 साल अपने जीवन के गुरुकुल में बिताने होते थे, जहाँ पर वो जीवन और धर्म, जीवन जीने की और धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करता था, जीवन जीने का तरीका वो सीखता था। द स्टेज वाज कॉल्ड ब्रह्मचर्य आश्रम। ये जो शुरुआती 25 साल थे उसी स्टेज को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। द सेकेंड स्टेज ऑफ 25 years was called the गृहस्थ आश्रम, where a man worked hard, got married and raised a family. जहाँ पर दूसरी स्तर पर जो 25 साल मनुष्य बिताता है ब्रह्मचर्य के बाद 25 साल जो उसके होते हैं तो वो होता है गृहस्थ आश्रम, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसकी शादी होती है और उसका परिवार बढ़ता है। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज दैट इज वानप्रस्थ आश्रम ही रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट। तीसरी जो स्टेज होती है जो कि वानप्रस्थ आश्रम होता है, वहाँ पर वो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद वो जंगलों में जाता है मनुष्य और वहाँ पर जाकर वो मनन करता है, यानी मेडिटेशन करने लग जाता है जब मनुष्य, तो वो होती है वानप्रस्थ आश्रम वाली स्टेज। इन द लास्ट स्टेज विच इज कॉल्ड संन्यास आश्रम ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट एंड स्पेंट हिज लाइफ इन प्रीचिंग। लास्ट जो स्टेज होती है मनुष्य की, जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं, इसमें वो मनुष्य अपना जीवन कंप्लीट डिटैचमेंट में तो बिल्कुल अलग थलग सा बिताता है और अपना सारा जीवन वो शिक्षाएं उद्देश्य देने में ही व्यतीत करता है। तो यहाँ पर 4 स्टेज बताई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन्हीं 4 स्टेजों के ही चारों तरफ एक व्यक्ति का जीवन घूमता है। तो अगला जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।